क्रेसेंज अन्ना फिनकेनहुबर की उम्र 39 बरस थी। उसका जन्म नाजायज संतान के रूप में एक पहाड़ी गांव में हुआ था। ये जगह हिंसब्रुक से ज्यादा दूर नहीं थी। उसके नौकरानी के परिचय पत्र में खास विशेषता के खाने में एक लकीर खींच दी गई थी, जिसका मतलब था कोई खास विशेषता नहीं, पर इस किस्म के कागजात भरने वाले अफसरों को यदि उसके लक्षणे को दर्ज करना ही पड़ता तो इस खाने में वे यकीनन लिखते थके मांदे, हठीले, मरियल पहाड़ी टू की माफिक। वाकई नीचे का थुलथुल होंठ, लंबी अंडाकार भूरी मुखाकृति, बिना बरौनियों की बुझी बुझी आंखें और सबसे बढ़कर तेल से माथे पर चिपकाए रूखे बालों की वजह से उसे देख खच्चर की ही छवि में उभरती थी। खच्चर की भांति उसकी चाल भी अड़ियल और अनमनी थी। कुदरत का एक ऐसा दुखी प्राणी जिसे 12 मास सर्दी हो या गर्मी लकड़ी की भारी भरकम ठर ला दे, उसी उबड़ खाबड़, पथरीले या दलदली रास्ते से ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। दिन भर की कड़ी मेहनत से तिपाकर क्रेसेंज भी अपनी कठोर उंगलियों को बांध बड़े फूहड़ ढंग से कोहनियां फैलाकर पसर जाती और ऊँघने लगती थी। ऐसे वक्त उसमें उन खच्चरों से अलग बुद्धिमानी को कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था, जो दिन भर की मेहनत के बाद बड़े धीरज से अस्तबल में मुख खड़े रहते हैं। इसका समूचा रंग ढंग कठोर, काट सा बेजान और जड़ था। सोच विचार उसके बूते से बाहर की बात थी। कोई भी नया विचार उसके दिमाग में बमुश्किल ही घुसता, लगता जैसे विचार को छलनी के बंद सुराखों से गुजरकर आना पड़ा हो। एक बार घुस जाए तो उसे यूं पकड़कर रखती जैसे कंजूस कोड़ी को। वह पढ़ती विरती कुछ नहीं थी, अखबार या इबादत पुस्तिका तक नहीं। लिखना उसके लिए टेढ़ी खीर था। बाजार के हिसाब किताब की डायरी में दी और टेढ़ी मेढ़ी लिखावट उसकी भौंडी और दुबली पतली आकृति की ही याद दिलाती, जिसमें नारी सुलभ आकर्षण का कोई न नहीं था। उसकी सख्त हृदयों, माथे, कूल्हों और उंगलियों के जोड़ों की तरह ही उसकी आवाज़ भी भारी भरकम थी, जो कंठ के भीतर से ठेठ तिरौली उच्चारण के बावजूद यूं खड़खड़ाती जैसे जंग लगे फाटक की चूलें। उसकी आवाज़ में जंग लगना कोई अचरज की बात नहीं थी। वह कभी एक भी लफ्ज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलती थी। किसी ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था। इस मामले में भी वह ढोर डंगरों से मेल खाती थी, क्योंकि इन मूक पशुओं का बोलने से वंचित रहने से भी दुखद होता है, हंसी से वंचित रहना, जिसकी मार्फत भावनाओं का उन्मुक्त और आह्लादित होकर इजहार किया जा सकता है। नाजायज संतान होने की वजह से उसका पालन पोषण कम्युनिटी ने किया था। 12 बरस की उम्र में ही उसे एक रेस्तरां में काम करने के लिए भेज दिया गया था। वहां दिन रात कड़ी मेहनत से उसने अच्छा नाम कमा लिया, इसलिए उसे मुख्य सड़क पर स्थित एक बेहतर होटल में रसोई के काम के लिए भेज दिया गया। क्रेसेंज सवेरे 5 बजे उठ जाती और झाड़ू पोछा, कमरों की साफ सफाई, अंगीठी जलाना, खाना पकाना, कपड़े लत्तों धोना, इस्त्री करना आदि तमाम कामों में देर रात तक जुटी रहती। बाहर जाने या सैर सपाटे के लिए कभी भी नहीं मांगती थी। गली मोहल्ले में भी नहीं जाती, चच जाती और फौरन लौट आती। रसोई की आग ही उसका सूरज थी। जंगल से उसका एकमात्र वास्ता अंगीठी के लिए ढेर सारी लकड़ियां बीनकर लाना था। कोई पुरुष उसके आसपास नहीं फटकता था। वह शायद इसलिए कि जैसा पहले ही बताया गया है कि रोबोट की तरह गुजारे 25 बरसों ने, जो थोड़ी बहुत नारी सुलभ सुंदरता कुदरत ने बख्शी थी, उसे पूरी तरह निचोड़ लिया था। कभी कोई उन नजरों से उसे देखता भी तो वह घोर प्रतिरोध करती। हाँ, एक चीज से उसे असीम सुख मिलता था, वह था पैसा जमा करना। देहातियों की सी जमाखोरी प्रवृत्ति उसमें भी थी। दूसरे इस ख्याल मात्र से वह सिहर उठती कि बुढ़े होने पर उसे दोबारा कम्युनिटी पर निर्भर रहने के लिए लाचार न होना पड़े। दूसरों की दान दया पर वह नहीं जीना चाहती थी। धन कमाने की यह लालसा ही इस नीरस जीव को, जब वह 37 बरस की थी तो अपनी तिरौली जन्मभूमि से बाहर ले आई थी। रोजगार दफ्तर की मैनेजर साहिबा गर्मियों की छुट्टियों में तिरौल आई थी। क्रेसेंज की जी तोड़ मेहनत और काम के प्रति उन्माद देखकर वह चकित थी। उसने क्रेसेंज से कहा कि इतनी मेहनत से तो वह वियना में दुगनी कमाई कर सकती है। रेल के सफर में क्रेसेंज हमेशा की तरह खामोश रही। अखंड चुप्पी धारण किए उसने अपने खपची के बक्से को अपनी गोद में ही रख लिया, जिसमें उसने जरूरत का सारा सामान ठूंस रखा था। उसके बोझ से हालांकि उसके घुटने दर्द करने लगे थे, पर मजाल है कि वह उसे नीचे उतारती। कुछ अच्छे व भलमानस मुसाफिरों ने बक्से को रैक में रखने की पेशकश भी की, पर इस हठी स्त्री ने तुरंत इनकार कर दिया। उसके देहाती दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि जिस बड़े शहर वह जा रही है वहां ठगी और चोरी चकारी बहुत आम बात है। वियना पहुंचकर अकेले बाजार आने जाने में उसे कुछ दिन लगे, क्योंकि पहली पहल तो ट्रैफिक देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाता था। पर एक बारगी जब वह उन 4 सड़कों से भली भांति वाकिफ हो गई जहां उसे रोज आना जाना लगी, इस नई जगह पर भी वह पहले की ही तरह झाड़ू पोंछा, कमरों की साफ सफाई, अंगीठी जलाना आदि काम करती थी।
तिरौल में रात 9 बजे ही लोग सोने चले जाते हैं। उसी रिवाज के मुताबिक वह 9 बजे सो जाती और सुबह पुकारे जाने तक पशुओं की तरह पूरा मुंह खोलकर बेसुध पड़ी रहती। किसी के लिए भी यह कहना वाकई मुश्किल था कि यह नई जगह उसे पसंद थी या नहीं, शायद वह खुद भी नहीं जानती थी। उसकी एकांतता जस की तस थी। हर हुक्म की तामील वह बस एक शब्द अच्छा कहकर करती। कभी जब चिड़चिड़े मूड में होती तो कंधे उचका देती, अपने साथी नौकरों को नजरअंदाज करती। चिढ़ाने या उसकी खिल्ली उड़ाने की उनकी किसी भी हद पर कोई ध्यान नहीं देती थी। महज एक मर्तबा एक खुशमिजाज वियनाई नौकरानी जब उसके खास तिरौली लहजे की नकल करते हुए लगातार खिल्ली उड़ाती रही तो वह आपा खो बैठी। गुस्से से उसने चूल्हे से एक जलती लकड़ी उठाए और इस खतरनाक हथियार को लहराते हुए तंग करने वाली उस लड़की के पीछे लिपकी जो भय और विस्मय से चीखती हुई भाग गई। उसके बाद कभी किसी ने उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं की। हर इतवार सुबह सवेरे बड़े घेरे वाला स्कर्ट और तिरौली टोपा पहनकर वह गिरजाघर जाती थी। उसे एक दिन की टी मिलती थी, पर सिर्फ एक बार उसने वियना में घूमने की कोशिश की। ट्राम न पकड़कर वह पैदल ही वियना की सड़कों पर निकल पड़ी। घुमावदार सड़कों पर भटकते भटकते आखिरकार डेन्यूब नदी के किनारे आ पहुंची। नदी के तेज बहाव को वह यूं घूरती रही मानो वह उसकी घनिष्ठ मित्र हो। फिर वह पलटी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों से बचती बचाती लौट आई। अपनी इस पहली सैर से उसे निराशा ही हुई होगी, क्योंकि उसने इसे कभी नहीं दोहराया। इतवार की टी के दिन बुनाई कढ़ाई करना या फिर खिड़की के पास निठल्ले बैठे रहना उसे भाता था। इस तरह शहर आने के बावजूद उसकी एकरस जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि माह के अंत में अब 2 की बजाय 4 नीले नोट उसके मेहनतकश, थके और सख्त हाथों में आ जाते थे। इन नोटों को देर तक वह संशय से जांचती परखती, हर एक को सलीके से तहकर दूसरे नोटों के साथ काट के नक्काशीदार पीले बक्से में सहेज कर रखती, जिसे वह गांव से लेकर आई थी। इस छोटे से बहुमूल्य संदूक से उसकी जिंदगी का गहन मकसद जुड़ा था। रात में वह चाबी हमेशा तकिए के नीचे दबाकर रखती। दिन के वक्त चाबी कहाँ रहती है इसकी घर में किसी को भी खबर नहीं थी। इस अजीबोगरीब मानव, हालांकि उसमें मानवीय गुण नहीं के बराबर थे, फिर भी मानव तो कहना पड़ेगा कि कुल मिलाकर यही विशेषताएं थीं। सामान्य किस्म की कोई भी स्त्री शायद ही नौजवान बैरन वॉन लेडशीम के उस विचित्र घर में नौकरानी के रूप में इतने दिन टिक पाती। घर में आए दिन होने वाले लड़ाई झगड़ों के कारण नौकर एक आध दिन में ही काम छोड़ भाग जाते थे। मालकिन की तीखी डांट फटकार को बर्दाश्त करना उनके बस की बात नहीं थी। वह एक बेहद अमीर व्यापारी की सबसे बड़ी बेटी थी। बैरन के साथ उसकी पहली मुलाकात एक पहाड़ी रिसोर्ट में हुई थी। हालांकि वह उससे कई बरस छोटा था, किसी बड़े अमीर परिवार से भी नहीं था और गले तक कर्ज में डूबा था, पर बेहद मिलनसार व खूबसूरत था, जिसे दौलत के साथ ब्याह रचाने में कोई परहेज न था। लड़की के माँ बाप के भरसक विरोध के बावजूद दोनों ने सब कुछ तुरंत फुरत तय कर लिया। लड़की के माता पिता दरअसल ऐसा वर चाहते थे जो बैरन वॉन लेडशीम के मुकाबले ज्यादा साधन संपन्न हो। हनीमून पूरा होने से पहले ही श्रीमती वॉन लेडशीम को लगने लगा कि उसके माता पिता ही ठीक थे। उसका युवा पति घर की जिम्मेदारियां निभाने से ज्यादा ऐयाशी करने में मगन रहना चाहता था। कर्ज में वह किस कदर डूबा है इसका भी उसने कभी खुलासा नहीं किया। यूं वह अच्छे स्वभाव का था और इस किस्म के रसिकों की तरह एक दिलकश साथी की सभी खूबियां उसमें थी, पर उसका कोई उसूल नहीं था। खर्च पर अंकुश रखना या हिसाब किताब करना उसे जाहिल किस्म के पूर्वाग्रह की उपज लगता था। विवाह के बाद भी वह पहले की ही तरह फाकामस्त, उड़ाव बना रहना चाहता था। बीवी एक व्यवस्थित सुखी घरेलू जीवन चाहती थी जिसकी वह अपने माँ बाप के घर में आदी थी। बीवी का यह मध्यवर्गीय बर्ताव उसके विलासपूर्ण मिजाज को खटकता था। हालांकि वह अमीर थी, पर पैसों को यूं उड़ाने नहीं देना चाहती थी। उसने घुड़साल बनाने और घुड़दौड़ के लिए घोड़े खरीदने की उसकी पसंदीदा योजना पर रुपए लगाने से साफ इनकार कर दिया। उसकी इस कंजूसी के जवाब में पति लेडशीम ने पति पत्नी संबंधों को दरकिनार कर अपनी इस उत्तरी जर्मन बीवी की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। बीवी की तीखी आवाज और मनमाने बर्ताव से उसकी चिढ़ दिनों दिन बढ़ती गई। जाहिर तौर पर वह उसे कोई चोट नहीं पहुंचाता था, पर दिन रात वह पत्नी की उपेक्षा करा, जिससे वह घोर निराशा से भर उठती। जब भी वह अपना दुखड़ा रोने या समझाने के लिए पति के पास जाती, वह पूरे अदब और सहानुभूति से उसकी बात सुनता, पर उसके पलटते ही उसकी बातों को सिगरेट के धुएं की तरह लापरवाही से उड़ा देता था। उसका ये बनावटी बर्ताव उसके खुले विरोध से कहीं ज्यादा यातनादायी था। चूंकि पति की अचूक भलमनसाहट के आगे वह निरस्त हो जाती थी, इसलिए उसके भीतर दबा हुआ क्रोध दूसरे तरीकों से अभिव्यक्त होता था।
उसके कहर की सबसे ज्यादा वजह बेवजह मार झेलनी पड़ती नौकरों को। 2 बरसों से भी कम अरसे में 16 नौकर बदले जा चुके थे। एक मर्तबा तो उसने इस कदर मार पिटाई कर दी कि मुकदमेबाजी और बदनामी से बचने के लिए खासी रकम चुकानी पड़ी। क्रेसेंज ही एकमात्र ऐसी नौकरानी थी जो चुपचाप उसकी डांट फटकार सह लेती थी और मालकिन की गालियों की बौछार को झेलते हुए यूं मुंह खड़ी रहती जैसे बारिश में भीगते हुए घोड़े खड़े रहते हैं। कभी किसी की तरफदारी नहीं करती थी। आए दिन नौकरों के बदल जाने का उस पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता था। दरअसल इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं जाता था कि साथ में रहने वाले नौकरों के नाम, सूरत, शक्ल और काम लगातार बदलते रहते हैं, क्योंकि दिन का वक्त की खुसर पुसर और अपनी मालकिन के बेहोशी भरे दौरों और वहशी चीख पुकार के प्रति वह पूरी तरह उदासीन ही बनी रहती। रोज बाजार जाकर सामान लाना और रसोई में जुटे रहना, इस दिन भर की मेहनत को छोड़ बाहर क्या चल रहा है इससे उसका कोई वास्ता नहीं था। मूसल की तरह सख्त और भावशून्य रोज बरोज वह पिसती रहती। इसी तरह इस विराट शहर में उसके जीवन के 2 बरस गुजर गए पर उसकी मानसिकता में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। हाँ, भौतिक चीजों के लिहाज से एकमात्र फर्क यह आया कि अब उसके बक्से में नीले नोटों की डी 1 इंच मोटी हो गई थी। जब दूसरे बरस के आखिर में उसने उंगली पर थूक लगाकर गिनती की तो पाया कि 1000 रुपया जमा करने के अपने मकसद के वह बहुत करीब पहुंच चुकी थी। पर भाग्य की महिमा निराली है और कभी कभार संयोग ऐसा खेल खेलता है कि सख्त से सख्त स्वभाव में अजीबोगरीब बदलाव आ जाता है। क्रेसेंज में आए बदलाव की वजह भी उतनी ही मामूली थी जितनी वह खुद। हर 10 बरस बाद सरकार नए सिरे से जनगणना करती थी, जिसके लिए हर घर को एक जटिल सा दस्तावेज भरकर देना पड़ता था। बैरन बखूबी जानता था उसके ज्यादातर नौकर चाकर लिखने के मामले में एकदम पैदल हैं। सो उसने सबके फॉर्म खुद ही भरना मुनासिब समझा। इसी सही वक्त पर उसकी मेज पर क्रेसेंज को भी बुलाया गया। जब उसका नाम, उम्र और जन्मस्थान पूछा गया तो पहली और तीसरी मद के बारे में जानकर घर के मालिक की अचानक दिलचस्पी बढ़ गई। एक उम्दा शिकारी होने के नाते बैरन अक्सर अपने कॉलेज के मित्र के साथ रहने चला जाता था, जो तिरोल के शिकारगाह का मालिक था। एक मर्तबा तो सांभर की खोज में 15 दिनों तक वह पहाड़ों में भटकता रहा। साथ में फिनकेनहुबर नाम का गाइड था जो संयोगवश क्रेसेंज का चाचा निकला। लेडशीम को वह शख्स अच्छा लगा था। इस घटना और रसोईदारिन के जन्मस्थान की जानकारी होने की वजह से मालिक और नौकरानी के बीच बातचीत चल पड़ी। बातों ही बातों में पता चला कि जिस सराय में क्रेसेंज ने पहले काम किया था वहां लेडशीम क्रेसेंज के हाथों से पका बेहद लजीज गोश्त खा चुका था। बेशक बेहद मामूली, पर एक के बाद जिस तरह से सहयोग जुड़ते गए वह क्रेसेंज के लिए वाकई असाधारण था। पहली बार वियना में उसका एक ऐसे व्यक्ति के साथ साबका हुआ था जो उसके घर और गांव से वाकिफ था। वाकई कितनी भूत बात थी। एक अनोखे उत्साह से उसका चेहरा दमकने लगा। गर्दन व शरीर झुकाकर बड़े फुहर ढंग से वह बैरन के पास खड़ी थी। जब बैरन ने मजाक करते हुए तिरौली लहजे में पूछा कि क्या वह गाना वाना भी जानती है तो उसका दिल गुदगुदाने लगा। फिर इसी हंसी मजाक के मूड में बैरन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मेरी प्यारी सेंची, अब तुम जाओ, मुझे काम करना है, पर ये 2 अतिरिक्त क्राउन लेती जाओ क्योंकि तुम जिल्टुराल की रहने वाली हो। हालांकि मालिक ने कोई गहरी अंतरंगता नहीं दर्शाई थी। ऐसी तो कतई नहीं कि एक अधेड़ नौकरानी का दिल भीतर तक मचलने लगे, पर उन चंद मिनटों की बातचीत का उसके नीरस और कोरे मन पर कुछ वैसा ही असर हुआ जैसा किसी शांत स्थिर तालाब में कंकड़ फेंकने से होता है। गोलाकार लहरें उठी और धीरे धीरे फैलकर छपछपाते हुए उसकी चेतना में घर कर गई। सालों साल इस चुप्पे किस्म के जीव का अपने किसी भी साथी के संग कभी कोई निजी संबंध नहीं रहा था। उसके लिए वाकई यह अकल्पनीय था कि इमारतों के इस जंगल में रहने वाले सैकड़ों हजारों लोगों में से पहली बार उसमें दोस्ताना दिलचस्पी दिखाने वाला एक ऐसा शख्स है जो उसके गांव के पहाड़ों से वाकिफ है और जिसने उसके हाथों से पका गोश्त खाया है। इस सबसे ज्यादा रोमांचक थी पीठ पर पड़ी वह थपकी जो उसके देहाती मन के मुताबिक उसके भीतर की नारी को जगाने का एक अर्थपूर्ण न्योता था। हालांकि क्रेसेंज में उतना दुस्साहस नहीं था कि यह भरम पाल बैठे कि इस कदर शानदार पोशाक वाला खूबसूरत नौजवान उसकी कुम्हलाई थकी देह के प्रति आकर्षित हो सकता है। फिर भी इस रूबरू जान पहचान ने उसकी सुख चेतना को झकझोर दिया था। भला हो उस मुलाकात का जिसकी बदौलत उस स्त्री के अंतर्मन में तब्दीली आने लगी। शुरुआत में हालांकि यह अदृश्य थी, पर हौले हौले यह निश्चित आकार लेने लगी और फिर एक नई भावना में बदल गई। एक ऐसी भावना जो स्वामिभक्त कुत्ते में देखी जाती है, जो अपने आसपास के अनगिनत लोगों में से किसी एक को चुनकर उसे ही अपना स्वामी बल्कि देवता समझने लगता है। इस भावना के वशीभूत कुत्ता हर वक्त अपने स्वामी के पीछे लगा रहता है और कुछ दिनों की जुदाई के बाद मिलने पर उछलने और पूंछ हिलाकर खुशी का इजहार करने लगता है।
दास किसी प्रवृत्ति के चलते उसके हर हुक्म का पालन करता है। क्रेसेंज के दिमाग के तंग खानों में, जिसमें आज तक पैसा, बाजार, अंगीठी, गिरजाघर और बिस्तर जैसे महज आधा दर्जन ख्याल ही हावी रहते थे, अब अचानक उसमें एक नया अंकुर फूट पड़ा था, जो अपने लिए जगह चाहता था और इसने दूसरे तमाम कब्जेदारों को परे धकेल दिया। पकड़ में आई किसी चीज को हर देहाती छोड़ने से हिचकिचाता है। ये देहातिन स्त्री भी अपने सुप्त आवेगों की विस्मय भरी दुनिया में इस नए अंकुर का पूरी मेहनत से पोषण करने लगी। उसमें आई इस तब्दीली को जग जाहिर होने में कुछ वक्त लगा। उसके बदलाव के शुरुआती संकेत धुंधले थे, पर फिर उसकी आदतों में आई तब्दीली साफ दिखने लगी। मसलन वह बैरन के कपड़ों और जूतों को बड़े जतन और सावधानी से साफ करती, जबकि मालकिन के कपड़ों और जूतों की साफ सफाई दूसरी नौकरानी पर छोड़ देती। बैरन के ताले में चाबी घुमाने की आवाज़ सुनते ही तेजी से भागकर हॉल में आती और झटपट टोप, कोट और छड़ी उसके हाथ से ले लेती ताकि वह आराम कर सके। रसोई में भी अब वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनत से काम करती। कभी कभार तो सांभर के गोश्त के लिए कई बार बाजार के चक्कर काटती। अब वह अपने कपड़ों पर भी ध्यान देने लगी थी। 1-2 हफ्ते गुजरने के बाद उसकी नई भावनाओं के अंकुर में पत्तियां उगकर जमीन से ऊपर दिखाई देने लगी। कुछ और हफ्ते गुजरने के बाद पत्तियों की दूसरी खेप फूटने लगी और उनके रंग भी निखरने लगे। ये दूसरी भावना पहली की पूरक थी, यानी एक और मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा और दूसरी और मालकिन के प्रति असीम नफरत। उसकी बीवी के लिए नफरत, जो बैरन के साथ रह सकती थी, सो सकती थी, चाहे जब बात कर सकती थी, जबकि इस सब के बावजूद वह मालिक के साथ उस तरह आदर से पेश नहीं आती थी जिस तरह वह खुद यानी सेंजी। इसकी एक वजह ये थी, अब उसने ध्यान देना सीख लिया था। एक मर्तबा वह ये देखकर दंग रह गई कि गुस्से से आग बबूला होकर पत्नी अपने पति को बड़ी बेरहमी से लताड़ रही थी। दूसरी बात यह कि पति पत्नी के स्वभाव में जमीन आसमान का जो फर्क था उसे वह जान चुकी थी। कहाँ वियनाई मालिक का जिंदादिल मिजाज और कहाँ उत्तरी जर्मन मालकिन का सर्द अक्खर रवैया। चाहे जो हो, तमाम तरीकों से क्रेसेंज ये जाहिर करने लगी थी कि मालकिन के प्रति उसमें नफरत भरी हुई है। ब्रिगिटा लेडशीम को 2-3 बार घंटी बजानी पड़ती, तब कहीं जाकर क्रेसेंज जवाब देती और फिर इतने बेमन और सुस्त चाल से आती कि कोई भी झुंझला उठे। उसके उठे हुए कंधे किसी अड़ियल और चिड़चिड़े घोड़े का ही आभास देते, जिसे चाहे जितना पीटो उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। उसमें प्रतिद्वंद्विता साफ झलकती, जिसे लांघना असंभव दिखता। मालकिन के आदेशों को सुनकर वह हाँ या ना में कोई जवाब नहीं देती। बात दोहराई जाती तो क्रेसेंज बड़ी बेरुखी से गर्दन हिला देता या फिर अपने देहाती लहजे में लंबा खींचकर कहती, मैंने सुन लिया है। मालकिन कभी बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती तो उसे दराज की चाबी नहीं मिलती जिसमें जेवरात रहते। आधे घंटे तक काफी खोजबीन के बाद कमरे के किसी कोने में चाबी पड़ी मिलती। क्रेसेंज ने मालकिन को टेलीफोन से संदेश तो कभी न देने की मानो कसम ही खा रखी थी। जब वह डांटती तो ढिठाई से कह देती, मैं भूल गई। वह मालकिन के साथ कभी आंखें मिलाकर बात नहीं करती थी। शायद मन के भीतर डर था कि उसके प्रति उसमें जो नफरत भरी है वह उजागर न हो जाए। इन तमाम घरेलू परेशानियों के चलते पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही गया। जाहिर है कि नौकरानी की इस नफरत और बदसलूकी से मालकिन अनजान नहीं थी, जिसकी वजह से उसका दिमागी असंतुलन बढ़ता ही गया। लंबे अरसे तक कुंवारी रहने से उसकी नसों पर यूं भी बहुत ज्यादा दबाव रहा था और पति की उपेक्षा से भी उसकी कड़वाहट में इजाफा हुआ था। इस पर नौकरों का ये बर्ताव और उन्हें बनाए रखने में खुद की नाकामी ने उसे और ज्यादा चिड़चिड़ा और असंतुलित बना दिया था। अनिद्रा से बचने के लिए वह जो दवाएं लेती थी उसने रही सही कसर पूरी कर दी थी। उसकी हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही थी, पर संकट की इस घनोई में ऐसा कोई न था जो बेचारी स्त्री के साथ हमदर्दी दिखाए और जीवन को सही नजरिए से जीने या खुआक पर काबू रखने में उसकी मदद कर सके। उसने एक डॉक्टर को भी दिखाया, जिसने कुछ माह हवा पानी बदलने के लिए सेनेटोरियम में रहने की सलाह दी। जब उसने पति को बताया तो उसने इतने बेतुके जोश से इस प्रस्ताव पर हामी भरी कि बीवी ने जाने से इनकार कर दिया। पर आखिरकार वह जाने के लिए राजी हो गई, अपनी एक नौकरानी को साथ ले जाने और इस बड़े मकान में बैरन की देखभाल के लिए क्रेसेंज को छोड़ने का उसने इरादा किया। ज्यों ही क्रेसेंज ने ये खबर सुनी कि उसके प्यारे मालिक की देखभाल का जिम्मा अब उसके हाथों में होगा, उसमें बिजली की सी उत्तेजना आ गई, जैसे उसे कोई जादू की शीशी मिल गई हो। एक ऐसा अमृत जिसने उसकी तंद्रा और सोई इंद्रियों को झकझोर कर उसका तो जैसे कायाकल्प कर दिया। उसके अंग जो पहले कड़े और दे जान पड़ते थे, अब उनमें एक नई चुस्ती फुर्ती और लचीलापन आ गया था।
जब मालकिन के जाने का समय आया तो किसी के हुक्म का इंतजार किए बगैर ही पूरे घर में दौड़ लगाकर उसने सारा सामान तैयार किया और फिर कुली की तरह कंधे पर लादकर गाड़ी में रख दिया। बीवी को गाड़ी में बैठाकर देर शाम जब बैरन घर लौटा तो बेताबी से इंतजार कर रही क्रेसेंज को अपना कोट और टोप उतार कर दिया और फिर एक लंबी सांस खींचकर बोला, मैं उसे सही सलामत आसानी से भेज सका। तभी असाधारण बात घटी। जैसे पहले ही बताया गया था कि क्रेसेंज पशुओं से मेल खाती थी, यानी कभी हंसती नहीं थी, पर अब अचानक एक अनजानी अनुभूति से उसके होंठ सजीव हो उठे। मुस्कुराते वक्त उसका मुंह खुलकर इतना चौड़ा हो गया कि लेडीशीन को नौकरानी के चेहरे की इस अभिव्यक्ति से दुखद आश्चर्य हुआ और नौकरानी के साथ इतना खुल जाने पर उसे शर्म भी महसूस हुई। इसलिए आगे एक लफ्ज़ भी कहे बगैर वह अपने बेडरूम में चला गया। ये बेचैनी कुछ पल ही रही। अगले कुछ ही दिनों में मालिक और नौकरानी इस एकांतवास में अनोखी अनुभूति से भर उठे और चैन से रहने लगे। बीवी के चले जाने से पूरा माहौल बदल गया था। रूडोल्फ भी जिम्मेदारी के बोझ से हल्का महसूस करने लगा और हर वक्त अपनी हरकतों के लिए सफाई देने को जो खटका बना रहता था उससे मुक्त होकर अगले ही दिन देर से घर लौटा। क्रेसेंज ने जिस तरह मौन भक्ति से स्वागत किया वह उसकी बीवी ब्रिगेटा की बकबक से एकदम उलट था, जो घुसते ही सवालों की झड़ी से उसका स्वागत करती थी। क्रेसेंज अब अपना काम सामान्य उत्साह से कहीं ज्यादा जोश से करने लगी थी। सवेरे बहुत जल्दी उठ जाती थी, फर्नीचर को इतना रगड़ती कि उसमें चेहरा दिखने लगे, दरवाजे के हाथों को चमकाते चमकाते थक जाती, फिर भी उसे संतोष नहीं मिलता था। खाने के स्वाद का तो खैर जवाब ही नहीं था। हालांकि बैरन ये सब देखकर वाकई दंग था। हालांकि बैरन की इन बातों में ध्यान देने की आदत नहीं थी, पर इस अजीबोगरीब नौकरानी द्वारा बरते गए खास एहतियात और तवज्जो को अनदेखा करना असंभव था। भले स्वभाव को होने के नाते उसने कृतज्ञता व्यक्त की, उसकी पाक कला की तारीफ भी की। फिर एक आध दिन बाद जब उसका जन्मदिन पड़ा तो क्रेसेंज ने उसके लिए खास पेस्ट्री बनाकर उसके नाम से उसे सजाया। ये देख वह मुस्कुराकर बोला, सेंजी, तुम तो मेरी आदतें बिगाड़ दोगी, और तब मैं क्या करूँगा जब मालकिन लौट आएगी। दूसरे देशों के लोगों को मालिक का नौकरानी के साथ इस तरह सहज व खुला बर्ताव, ऐसी उन्मुक्त बातें अविश्वसनीय लग सकती है, पर युद्ध के पहले के ऑस्ट्रिया में ये सब बहुत आम था। कुलीन अभिजात वर्ग आम जन को जिस हिकारत से देखता था ये सब उसकी का इजहार था। मसलन ग्लेशिया के किसी नामालूम सी कस्बे में रहने वाला बड़ा जमींदार वेश्यालय से लड़की बुलाने के लिए अपने अर्दली को भेजता और अपनी हवस पूरी करने के बाद लड़की को अपने कारिंदों के हवाले कर देता। बिना इस बात की परवाह किए कि उसकी इस अयासी की खबर जब फैलेगी तो लोग कैसी रसदार बातें बनाएंगे। शिकार का शौकीन रॉब रुतबे वाला आदमी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या कारोबारी रईस के साथ उठने बैठने की बजाय अपने साइस या बंदूकची के साथ बैकगप लड़ाना या शराब पीना ज्यादा पसंद करता था। पर बाहर से जनतांत्रिक दिखने वाले ये संबंध हालांकि सहज दिखते थे, पर ऐसे थे नहीं। मालिक हमेशा मालिक ही रहता और खाने की मेज से उठते ही नौकर के साथ कैसे फासला रखा जाए यह वह खूब जानता था। छोटे मोटे लोग हमेशा अभिजात वर्ग के तौर तरीकों की नकल करने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए बैरन भी देहातिन नौकरानी के साथ अपनी बीवी की बुराई करने में कोई परहेज नहीं करता था। उसे यकीन था कि वह उससे कभी दगा नहीं करेगी, पर उसकी ये बातें उस अज्ञानी देहातिन के मन पर कितना गहरा असर कर रही हैं इस पर उसने कभी गौर नहीं किया। कुछ दिनों तक तो उसने अपनी जुबान पर काबू रखा और अपने व्यवहार में संयम भी रखा, पर एक मर्तबा यकीन होने पर कि वह इस नौकरानी पर पूरा भरोसा कर सकता है, उसने भावी खतरों की परवाह किए बगैर विवाह के पहले वाली आदतों में रमना शुरू कर दिया। घर अपना था ही, बीवी बाहर थी, इसलिए मनमाफिक मजे लूट सकता था। हफ्ता भर तो वह छड़ा ही रहा। हफ्ते के आखिरी दिन उसने क्रेसेंज को बुलाया और बिल्कुल सहज ढंग से शाम को 2 लोगों का भोजन मेज पर लगाने की हिदायत दी और कहा कि उसके लौटने का इंतजार न कर वह सो जाए, बाकी इंतजाम वह खुद देख लेगा। बहुत अच्छा मालिक, सब कुछ समझने के बावजूद चेहरे पर हल्का सा आभास दिए क्रेसेंज ने हामी भरी। पर देर रात जब बैरन ओपेरा की एक जवान युवती के साथ लौटा तो ये देखकर प्रसन्न हो उठा कि क्रेसेंज जैसी दिखती है उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद है। उसने खाने की मेज को फूलों से सजा रखा था। बेडरूम में गया तो देखता क्या है कि न केवल उसका बिस्तर हमेशा की तरह ठीक ठाक करके रखा था, बल्कि साथ का पलंग भी आकर्षक ढंग से बिछाकर रखा था और उसकी बीवी का सिल्क का गाउन और चप्पलें भी पास में ही रखी थी। जिस पति के लिए विवाह की रस्मों का कोई खास महत्व नहीं था, ये सब देख मुस्कुरा उठा कि इस असाधारण सेविका का रखने के मामले में वाकई जवाब नहीं। उसके बाद से वह उसकी पक्की विश्वासपात्र बन गई। अगले दिन क्रेसेंज से अपनी प्रेमिका के लिए काम करवाने में बैरन को जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई। ऐसे ही एक मौके पर क्रेसेंज का नया नामकरण हुआ।
डोना अल्वीरा के किरदार के लिए एक उदीयमान गायिका तैयारी कर रही थी। उसी के मुताबिक अपने प्रेमी को डॉन हुआन कहकर बुलाना उसे मौजू लगा। अगले दिन जब वह बैरन के घर आई तो चहकते हुए बोली, डॉन हुआन, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी उस लेपोरेला को बुलाओ। रूडोल्फ को ये नाम जंच गया। शायद इसकी इकलौती वजह ये थी कि उस फूहर तिरोली देहातिन के लिए ये नाम हास्यास्पद ढंग से बेमेल था। उस दिन के बाद से वह उसे लेपोरेला के नाम से ही बुलाता। अपना यह नया नाम सुनकर पहले पहल तो क्रेसेंट चौंकी, पर बाद में उसे लगा जरूर इसमें उसकी प्रशंसा ही होगी। हालांकि इसके मतलब या संदर्भ का उसे सिर पैर भी मालूम नहीं था, मगर उसके अंदर कानों को ये नाम मधुर जान पड़ता था। इससे उसके अहम की तुष्टि होती और यह सोचकर वह पुलकित थी कि उसके मालिक ने उसे प्यार का नाम दिया है। जब भी लेपोरेला की निर्लज पुकार सुनती तो उसके पतले होंठ मुस्कुराहट में खुल जाते और घोड़े जैसे दांत दिख पड़ते। फिर वह यकबयक अपने आका का हुक्म बजाने दौड़ पड़ती। ये नाम यूं ही मजाक में चुना गया था और ऊपर बताया भी गया है कि यह कितना बेमेल था, फिर भी ये सटीक बन चुका था। लेपोरेला नाम की स्त्री की तरह ही लेपोरेला भी अपने मालिक के जुर्म की सहानुभूतिपूर्ण साथिन बन गई थी। अधेड़ उम्र की यह नौकरानी, जिसे प्रेम का कोई अनुभव नहीं था, अपने कामुक युवा मालिक की अयासी में साथ देने में गर्व महसूस करती थी। मालकिन, जिससे वह नफरत करती थी, उसका बिस्तर तकरीबन हर रात किसी दूसरी स्त्री द्वारा दागी होता था। ये बात उसे सुख देती थी या उस भोगविलास में उसकी काल्पनिक भागीदारी, क्रेसेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उसे सुख मिलता जरूर था। सालों के कड़े श्रम से उसकी हठीली देह कुम्हलाकर इस कदर बेजान और बेदम हो चुकी थी कि उसमें काम आकर्षण का कोई न नहीं बचा था। मालकिन की जगह पर एक के बाद एक लगातार दूसरी औरतों को मालिक का हमबिस्तर होते देख एक छिछोर किस्म की उत्तेजना से वह रोमांचित हो उठती थी। इस पाप में साझेदारी और अनचीन्हे कामुक माहौल ने उसकी सुप्त वृत्तियों को भड़का दिया था। क्रेसेंट जब सचमुच की लेपोरेला बन गई थी, डॉक्टर पोंटे के ओपेरा पाठ की मानिंद वह आनंद और उत्साह से भर उठी थी। इस प्रकार वह उत्तेजक साझेदारी से तमाम अनजाने गुण भीतर ही हिलोरे लेते हुए सतह पर आ गए। छल, दांवपेंच, तामझाम करने और कंसुई लेने में अब उसकी दिलचस्पी बढ़ने गई। दरवाजे पर कान लगाकर सुनती, चाबी के सुराख से भीतर झांकती, फुर्ती से इधर उधर दौड़ लगाती। पड़ोसी भी उसके इस बदले रूप को देखकर चकित थे। अब वह लोगों से मिलने जुलने लगी थी, नौकरों के साथ यहाँ वहाँ की गप लड़ाती। एक शाम तो कमाल ही हो गया जब नौकरों के क्वार्टरों की सारी बुतियां बुझा दी गई थी तो क्रेसेंट की खिड़की के सामने रहने वाली नौकरानियों ने हमेशा शांत रहने वाली उस खिड़की से एक अनोखी गुनगुनाहट सुनी। अपने बेढंगे अनगर स्वर में वह एक लोकगीत गा रही थी जो आलपस के चरागाहों में ग्वालिनें गाती हैं। उसके अनभ्यस्त होंठ और गले से एक ही तरह की लय निकल रही थी, जैसे कोने में उपेक्षित पड़े पियानो पर कोई बच्चा उंगलियां फिराता है तो जो स्वर निकलता है वह एक ही साथ दिल को छूता है और अरुचि भी पैदा करता है। छुटपन से अब तक उसने कभी गाने की कोशिश नहीं की थी, पर अब उन भूले बिसरे बरसों के अंतर में से कुछ उभरकर रोशनी की ओर लपकने के लिए जूझ रहा था। जिस शख्स की वजह से यह असाधारण कायाकल्प उसमें हुआ था वह खुद इससे पूरी तरह बेखबर था, क्योंकि अपनी ही परछाई पर ध्यान देने की जहमत भला कौन उठाता है। बेशक हम अधखुली आँख से देखते हैं कि कैसे वह ठीक हमारे कदमों के पीछे या कभी कभार आगे भी चलती है, किसी ख्वाहिश की तरह जिससे हम खुद पूरी तरह वाकिफ नहीं होते, मगर हम अपने रूप की नकल पर कभी ध्यान ही नहीं देते और न ही अपने व्यक्तित्व के व्यंग्य चित्र कार्टून को पहचान पाते हैं। लेडिशीन ने बस क्रेसेंट की एक बात पर गौर किया कि वह पूरी निष्ठा, खामोशी और आत्मत्याग से हर वक्त उसकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। उसकी यह मूक आराधना उसे सुखद लगती थी। वक्त बेवक्त जैसे हम कुत्ते को थपथपा देते हैं वैसे वह भी एक आध मीठे बोल कह देता था। कभी कभार उसके साथ मजाक भी कर लेता या हंसते हुए कान मरोड़ता। चलते फिरते कभी थिएटर का टिकट जैसी मामूली सी चीजें जेब से निकालकर उसे थमा देता। मामूली होते हुए भी यह क्रेसेंट के लिए बेशकीमती खजाने से कम नहीं थी, जिन्हें वह बतौर यादगार अपनी संदूचकी में सहेजकर रख लेती। धीरे धीरे अपने दिल की बात खुलकर उसे बताने की बैरन को आदत पड़ गई। एक से एक मुश्किल जिम्मेदारी वह उसे सौंपने लगा। जैसे जैसे उसका भरोसा बढ़ता गया क्रेसेंट की स्वामी भक्ति भी उतनी ही बढ़ती गई। वह उसकी इच्छाओं को भांपने की कोशिश करती, चाहती कि उसकी हर कामना के कारसाज के रूप में वह उसके भीतर बैठ जाए, ताकि उसके हर भोगविलास और आनंद को उसी की आंखों से देख सके, कानों से सुन सके, उसके सुख को भोग सके और हर कामयाबी को बांट सके। रात को जब किसी नई लड़की के साथ लौटता तो वह चहक उठती और उसे अकेला लौटते देख वह बुझ जाती। पहले जैसे उसके हाथ अनवरत तेजी से चलते थे,
अब दिमाग भी चलने लगा था और आंखों में अक्लमंदी की एक नई किरण कौंधने लगी थी। आठों पहर बोझ से लदा पशु अब एक इंसान बनने लगा था। हालांकि अब भी वह अलग थलग और खामोश रहती। वह धूर्त, खतरनाक, ध्यानमग्न और पहले से कहीं ज्यादा आक्रांत, बेचैनी और विद्वेष से भरी रहती। एक दिन बैरन हमेशा से कुछ जल्दी घर लौट आया। हाल से भीतर जाते वक्त वह हैरानी से भर उठा जब उसने रसोई के किवाड़ के पीछे, जहां अक्सर अखंड खामोशी पसरी रहती थी, अस्फुट हंसी की आवाज सुनी। किवाड़ बस भिड़ा हुआ था और झिर्री में से लेपोरेला एप्रन से हाथ पोंछती दिखाई दे रही थी। चेहरे पर एक ही साथ धृष्टता और उलझन साफ दिख रही थी। इस गुस्ताखी के लिए माफ करे मालिक, निगाहें नीची किए उसने कहा, पर मैं पेस्ट्री बनाने वाले रसोइये की बेटी को यहाँ लाई हूँ। वह कितनी खूबसूरत है मैं क्या बताऊं, आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। लेडशीन पहले पहल तो क्रेसेंज को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस निर्लज पेशकश को फौरन ठुकरा दे या फिर हाथ आए इस सुनहरे मौके को फायदा उठाए। वासना भीतर मचलने लगी और उसी की जीत हुई। ठीक है, इस सुंदरी को देख ही लेते हैं, वह बोला। 16 बरस की भूरे बालों वाली फुहर सी बाला रसोई से सकुचाती शर्माती बाहर आई, जिसकी लेपोरेला ने बड़ा चढ़ाकर तारीफ की थी। अजीब ढंग से लहराती, बेवजह खी करती उस रसिक नवयुवक को अपनी खूबसूरती से रिझाने लगी, जिसे कई मर्तबा सड़क पार दुकान से देख मन ही मन उस पर टू हो गई थी। बैरन उसकी सुंदरता पर रीझ गया और चाय पीने के लिए अपने कमरे में आने के लिए कहा। इशारे के लिए वह क्रेसेंज की ओर मुड़ी, पर वह तो गायब हो चुकी थी। जिज्ञासा और उत्तेजना से भरी, क्योंकि चेहरे पर झेप और उलझन जाहिर थी, उस बाला ने उस निमंत्रण को कबूल करना मुनासिब समझा। पर व्यक्ति का स्वभाव पूरी तरह बदल नहीं सकता। हालांकि गुमराह आवेग के वशीभूत इस जड़ व्यक्तित्व में थोड़ी बहुत रूहानी गतिशीलता जरूर आई थी, पर उसके सोच विचार की यह नई शक्ति अब भी सीमित थी, जिससे क्रेसेंज बहुत दूर की सोचने में असमर्थ थी। अब भी जड़ पशुओं की तरह उसमें कल्पनाशीलता और सूझबूझ की कमी थी। उसकी बस एक ही चाहत थी कि अपने मालिक की जी जान से सेवा करे, जिससे कुत्ते की सी स्वामिभक्ति से वह प्रेम करती थी। इसमें वह इस कदर खोई थी कि कुछ अरसे के लिए बाहर गई बीवी को पूरी तरह भुला बैठी थी। एक सुबह अचानक जब बैरन नाक भान चढ़ाए हाथ में थीलिए रसोई में आया और लेपोरेला से कहा कि आज माँ पूरा दिन वह घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर ले, क्योंकि अगली दोपहर उसकी बीवी सेनेटोरियम से वापस आ रही है, तो ये सुनकर उस पर मानो आसरमा टूट पड़ा। मुंह खोले वह वाक खड़ी रही। उसकी हालत ऐसी थी मानो सीने में छुरा भोंक दिया हो। मुंह खड़ी बैरन को देर तक एकटक देखती रही और जब उसे सहज बनाने के लिहाज से बैरन ने समझाया, सेंजी क्या बात है, तुम जरा भी खुश नहीं दिख रही हो, पर बताओ हम कर भी क्या सकते हैं। ये सुन उसके चेहरे पर हल्की सी हरकत हुई, मानो भीतर को पक रहा हो। लगा जैसे अंतस में कोई लहर उठी हो और उसके कुम्हलाए गालों पर सुर्ख लालिमा दौड़ गई, गला रुंध गया और बमुश्किल चंद लफ्ज मुंह से निकले। आखिर कयो नहीं, कोई लफ्ज गले में ही अटक कर रह गए। द्वेष से चेहरा विकृत हो उठा। हाव भाव इस कदर डरावना हो गया कि एक बारगी लेडशीन खुद भी कांप उठा और चौकन्ना होकर ठिठक गया। पर दूसरे ही पल क्रेसेंज काम में जुट गई। एक पतीली को उठाकर इस कदर जोर जोर से रगड़ने लगी मानो उंगलियों की खाल को ही उधेड़ कर रख देगी। मालकिन के लौटते ही सुखचैन का जो माहौल उसकी गैर मौजूदगी में पूरे घर में व्याप्त था, काफूर हो गया। दरवाजों का जोरों से पीटना पाटना, बेवजह की डांट फटकार फिर शुरू हो गई। कुछ पड़ोसियों ने शायद उसके पीछे चल रही रंगलियों की खबर अनाम खत के जरिए बीवी को कर दी थी, या फिर जिस सर्द ढंग से उसने बीवी का स्वागत किया वह उसके मन की भावनाओं को जाहिर करने के लिए काफी था। खैर, चाहे जो हो, 2 महीने के इलाज के बावजूद उसकी हालत सुधरने की बजाय बिगड़ गई थी। पहले का रोना धोना अब धमकियों और उन्मादी दौरों में बदल गया था। पति पत्नी संबंधों में दिनों दिन कदुवाहट बढ़ती गई। कुछ हफ्तों तक तो बैरन अपनी भलमनसाहट के चलते पत्नी के तानों उलाहनों की बौछार को पूरे धीरज से नजरअंदाज करता रहा या उसे दिलासा देता रहा, पर वह लगातार तलाक के लिए उसे अदालत में घसीटने या फिर माँ बाप को सब कुछ लिखने की धमकियां देती रहती। वह अमूमन चुप ही रहा। उसके इस उपेक्षापूर्ण रवैये का उस पर और बुरा असर पड़ता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह गुप्त दुश्मनों से घिरी हुई है। इस घबराहट भरी उत्तेजना से उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। क्रेसेंज ने अपनी पहले वाली चुप्पी का कवच ओढ़ लिया था। अलबत्ता अब उसकी ये चुप्पी डरावनी और आक्रामक लगती थी। जब मालकिन लौटी तो वह रसोई में ही बनी रही। बुलाने पर भी मालकिन के स्वागत के लिए बाहर नहीं आई। काठ की मूरत बनी खड़ी रही। बेहयाए से कंधे उचकाकर मालकिन के हर सवाल का जवाब इतनी बेरुखी से दिया कि बेसब्र मालकिन कुछ और पूछे बगैर मुड़कर चली गई।
जबकि क्रेसेंज नफरत और द्वेष से भरी उसकी पीठ को घूरती रही, जिसका मालकिन को कोई अंदाजा नहीं था। ईर्ष्या से भरी उसे लगने लगा कि मालकिन के घर लौट आने से सहचरी बन सेवा करने के सुख से वह वंचित हो गई है और उसे सिर्फ रसोई में खटने के लिए झोंक दिया गया है। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसका प्यार नाम लेपोरला भी छिन गया है, क्योंकि बैरन पूरी सावधानी बरतता कि बीवी की मौजूदगी में क्रेसेंज के प्रति कोई सहानुभूति जाहिर न होने दे। हालांकि यदा कदा बीवी के उलाहनों से थक हार कर थोड़ी देर उनसे निजात पाने की मंशा से रसोई में चुपके से चला आता, कोने में पड़ी तिपाई खिसकाकर बैठ जाता और बेजार होकर गहरी सांस लेकर कहता, अब और बर्दाश्त नहीं होता। यही कुछ एक पल लेपोरेला के लिए बेहिसाब खुशी से भरे होते, जब उसका देवता स्वरूप मालिक हमदर्दी पाने के लिए उसकी शरण में आता था। वह कभी जवाब देने या दिलासा देने की जुर्रत नहीं करती थी, बस दासी की तरह देवता को करुणा से ताकते हुए खामोश बनी रहती। इस निःशब्द सहानुभूति से लेडशीन को कुछ पल राहत मिलती, पर रसोई से बाहर आते ही सारी परेशानियां फिर उसे घेर लेती। ये सब देख क्रेसेंज बेबसी भरे गुस्से से भर अपने हाथ मरोड़ती या फिर सारा गुस्सा बर्तनों पर निकालती और पूरे आवेश और ताकत से उन्हें रगड़ने और चमकाने में जुट जाती। श्रीमती बैरन के आने से माहौल में जो उमस आ गई थी, आखिरकार एक भयंकर तूफान में फट पड़ी। एक दिन लड़ाई झगड़े के दौरान बैरन का धीरज जवाब दे गया और शिष्टाचार के नाते हर ज्यादती को नजरअंदाज करने के अपने स्वभावगत रवैये को इस मर्तबा उसने ताक पर रख दिया। दरवाजे को इतनी जोर से बंद करते हुए कमरे से बाहर निकला कि फ्लैट की हर खिड़की का पुर्जा पुर्जा खड़खड़ाने लगा। फिर चीखा, मैं इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। गुस्से से चेहरा एकदम नीला पड़ गया था। दंदनाते हुए रसोई में घुसा और थरथराती क्रेसेंज को चिल्लाकर बोला, फौरन मेरा सामान बांधो और बंदूक की पेटी भी नीचे ले आओ। मैं हफ्ते भर के लिए शिकार पर जा रहा हूँ। इस नरक में तो शैतान भी नहीं टिक सकता। क्रेसेंज ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उत्साह से उसकी आंखें चमकने लगीं। अब जाकर उसने इस घर के असली स्वामी का रूप धरा था। फटे स्वर में हंसते हुए वह बोली, ठीक है मालिक, वक्त आ गया है कि इस सब का खात्मा हो ही जाना चाहिए। जोश से लरजते हुए एक कमरे से दूसरे में भाग भाग कर उसने वह सारा सामान इकट्ठा किया जिसकी मालिक को शिकार पर जाने के लिए जरूरत पड़ सकती थी। सामान और बंदूक का बक्सा उठाकर गाड़ी में रखा। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वह शुक्रिया कहना चाहता था कि तभी उसका हाव भाव देखकर कांप उठा। उसके होंठ कुटिल मुस्कान में खुल गए थे, जिसे देखकर यूं भी वह हमेशा चौकन्ना हो उठता था, क्योंकि उसे देख अनायास ही ज़हन में झपटने के लिए आतुर शिकारी जानवर की तस्वीर उभर आती थी। बाहर से वह शिष्ट बनी रही और जैसे ही गाड़ी चलने को हुई उसने आत्मीयता भरी ढिठाई से फुसफुसा कर कहा, आपका वक्त मजे से गुजरे, यहाँ की चिंता मत करिएगा, मैं सब संभाल लूंगी। 3 दिन बाद बैरन को एक तार मिला, फौरन घर लौट आओ। जिस चचेरे भाई ने तार भेजा था वह उसे लेने स्टेशन पर आया। उसके चेहरे को देखते ही बैरन ने भांप लिया कि कुछ अनहोनी घटी है। बड़ी मुश्किल से वह रूडोल्फ को वह खबर सुना सका। उसने बताया कि श्रीमती बैरन वॉन लेडशीम आज सुबह बिस्तरे पर मृत पाई गई। कमरा बुझे गैस हीटर की गैस से भर गया था। दुर्घटना का सवाल ही नहीं उठता। ये सब किसी की साजिश लगती है, क्योंकि पूरी गर्मियों में गैस हीटर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया था और मौसम अब भी गर्म ही था। अलावा इसके मृत स्त्री ने रात भर में दर्जन या उससे भी ज्यादा नींद की गोलियां खा रखी थी। खाना बनाने वाली नौकरानी क्रेसेंज, जो मालकिन के साथ घर में अकेली थी, ने बयान दिया है कि उसने मालकिन के ड्रेसिंग रूम में जाने की आवाज़ सुनी थी। संभवतः गैस स्टोव के मुख्य स्विच को चालू करने के लिए वहां गई थी, जिसे सुरक्षा के लिहाज से बेडरूम की बजाय वहां लगाया गया है। इन तमाम तथ्यों के मद्देनजर पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला तस्दीक किया है। बैरन के हाथ कांपने लगे। चचेरे भाई ने जब क्रेसेंज के बयान का जिक्र किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं अनायास एक दुखद ख्याल कौंधा, मगर उसने इस यातनादाई को झटक दिया और अनेस्ट के साथ चुपचाप घर की तरफ चलता रहा। शव हटाया जा चुका था। रिश्तेदार ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे थे। उनके हाव भाव में विरोध साफ झलक रहा था। उनकी संवेदनाएं भी सर्द थीं। उस पर इल्जाम मरने के अंदाज में ही वे बोले कि यह सब बताना हम अपना फर्ज समझते हैं। बदनामी से बचना अब नामुमकिन है, क्योंकि सुबह सवेरे ही नौकरानी ने जीने पर खड़े होकर ऐलान कर दिया कि मालकिन ने खुदकुशी कर ली है। अंतिम संस्कार को शांति से निपटाने की पूरी तैयारी की गई थी, पर लोग तो अभी से उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। रूडोल्फ लेडशीम दुविधा में सारी बातें सुनता रहा। अनजाने में ही उसकी नज़रें बैठक के दरवाजे से होती हुई बेडरूम तक गई और फिर फौरन उसने नज़रें झुका ली। वही उसे साल रहा था जिसकी तर्कपूर्ण तह तक वह पहुंचना चाहता था।
पर इन बेतुकी और लांछन भरी बकबक के बीच सही ढंग से सोच पाना नामुमकिन था। आध घंटे तक रिश्तेदार वहां रुके और लगातार निंदा और भर्त्सना करते रहे। फिर एक एक कर सब विदा हो गए। उस अंधेरे कमरे में रुडोल्फ अकेला रह गया। इस अनपेक्षित सदमे की मार से उसका सिर दुखने लगा था और शरीर थक गया था। फिर भी वह खड़ा रहा, इस कदर बेजान की बैठने की भी सुध नहीं थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आ जाओ। पीछे से दरवाजा खुला। हिचकते, लड़खड़ाते कदमों की आवाज उसने सुनी जिन्हें वह पहचानता था। वह दहल उठा। उसे लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। आंगन में सिहरन सी महसूस हुई। उसने मुड़ने की कोशिश की पर उसके शरीर ने साथ नहीं दिया। इस तरह वह कमरे के बीचों बीच कांपता, खामोश कितनी घृणित थी। तभी पीछे से शुष्क, उदासीन, नीरस स्वर में कुछ पूछा गया। मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि मालिक घर पर खाएंगे या बाहर। बैरन की कपकपी बढ़ गई और एक सर्द लहर ने उसके दिल को जकड़ लिया। जवाब देने के लिए उसे 3 बार कोशिश करनी पड़ी। शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं खाना है। इससे पहले कि वह पीछे मुड़ने की हिम्मत करता, वे लड़खड़ाते कदम लौट गए थे। तब कहीं उसकी जड़ता टूटी। वह सूखे पत्तों की तरह कांप रहा था, फिर भी इतनी ताक बची थी कि लपक कर दरवाजे तक जाए और सिटकनी लगा दे। उसने फैसला कर लिया कि उन घृणित और दुष्ट कदमों को दोबारा भीतर नहीं आने देगा। फिर वह सोफे पर कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा। उस घिनौने ख्याल को झटकने की कोशिश करता रहा, पर रात भर वह ख्याल उस पर हावी रहा और सोने नहीं दिया। सुबह उठने पर भी वही ख्याल उसे कचोटता रहा, यहाँ तक कि रिवाज के मुताबिक काले सूट में जब वह अपनी मृत पत्नी के ताबूत के सिरहाने मुख्य विलापी के रूप में खड़ा था, तब भी उस ख्याल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत्येष्टि पूरी होते ही वह शहर छोड़कर भाग गया। मित्र और रिश्तेदार जिन नजरों से उसे देखते थे वह उसके बर्दाश्त से बाहर था। उनके बर्ताव में सहानुभूति से ज्यादा जिज्ञासा दिखाई देती, या फिर शायद उसे ही ऐसा लगता था। यह उसका भ्रम हो या असलियत, पर यह असहनीय था। और तो और घर का फर्नीचर, खासकर बेडरूम की हर चीज, जहां अब भी गैस की चिपचिपी बदबू बसी हुई थी, उस पर इल्जाम लगाती दिखाई देती थी। इसलिए घर में घुसते ही वह घृणा से भर उठता। पर सबसे ज्यादा असहनीय दुस्वप्न की तरह जो बात उसे खटक रही थी वह ये थी कि वह स्त्री जो किसी वक्त उसकी विश्वासपात्र थी, एकदम अविचलित बनी हुई थी। वह ये थी कि वह स्त्री जो किसी वक्त उसकी विश्वासपात्र थी, एकदम अविचलित बनी हुई थी। दिन हो या रात, उस भूथा खाली घर में अपने काम में इस तरह रमी रहती जैसे कुछ घटा ही न हो। स्टेशन पर जब से उसके भाई ने उसका नाम लिया था, बस उसकी पल से वह उसकी परछाई तक से कांपने लगा था। उसके कदमों की आहट सुनते ही उसका मन भाग पड़ने को बेचैन हो उठता। उसके ख्याल से ही उसे मतली आने लगती। उसकी कठोर आवाज, तेल से चुपड़े बाल, शुष्क पशुवत निर्दयता से उसे नफरत हो गई थी। गुस्से ने उसे इस कदर लाचार कर दिया था कि उसमें इतनी भर ताकत नहीं बची थी कि उस घृणित जीव से खुद को छुड़ा सके या गला घोंटने वाली उन उंगलियों की जकड़न से मुक्त हो सके। एकमात्र रास्ता था कि वहां से भाग जाए। उसने चुपचाप अपना सामान बांधा, उससे कुछ कहे सुने बगैर चोरी छिपे चला गया। कागज पर लिख दिया कि वह अपने दोस्तों के साथ रहने जा है। गर्मियां पूरी होने तक वह नहीं लौटा। हाँ, एक मर्तबा अपनी स्वर्गीय बीवी की जायदाद से जुड़े मसले को निपटाने के सिलसिले में उसे आना पड़ा था। तब वह होटल में ही ठहरा, ताकि घर में मौजूद उस दुष्ट औरत का सामना न करना पड़े। क्रेसेंट जो अपने में ही सिमटी रहती थी, उसके वियना आने के बारे में कभी जान ही नहीं पाई। बेकार, बेमकसद वह अपना पूरा वक्त रसोई में ही गुजराती। इबादत के लिए दिन में 2 बार, पहले के 1 बार की बजाय धचक जाती। बैरन का वकील उसके वेतन का हिसाब किताब कर देता। मालिक के बारे में उसे कभी कोई खबर नहीं मिलती। उसने न तो कोई संदेश भेजा, न कभी चिट्ठी लिखी। इस खामोश प्रतीक्षा के दौरान उसका चेहरा पहले से ज्यादा कड़ा और कमजोर हो गया। उसकी चाल भी पहले की तरह काट सी निष्प्राण हो गई। मानसिक जड़ता की इस अजीब हालत में कई महीने गुजर गए। पतझड़ में किसी जरूरी कारोबारी काम से बैरन को घर आना पड़ा। दहलीज पर आकर वह ठिठक गया। एक लंबा अरसा अपने अजीज दोस्तों के संग गुजारने से वह काफी कुछ भुला सका था, पर अब एक बार फिर किसी वक्त उसकी सहयोगी रह चुकी उस स्त्री से सामना होने के ख्याल मात्र से वह विचलित हो उठा। गुस्से और आवेश से भर उठा, जैसे पत्नी की मृत्यु के अगले दिन हुआ था। कदम दर कदम जैसे वह सीढ़ियां चढ़ता गया, उसे लगा कोई अदृश्य हाथ उसका गला जकड़ रहा है। उसके कदम सुस्त पड़ते गए। दरवाजे तक पहुंचकर ताले में चाबी घुमाने के लिए उसे अपनी समूची ताकत बटोरनी पड़ी। आवाज सुनते ही भौचक्की सी क्रेसेंट रसोई घर से दौड़ते हुए बाहर आई। मालिक को सामने देख वह पीली पड़ गई। फिर, मानो प्रणाम कर रही हो,
वह झुकी और बैग उठा लिया जिसे भीतर आकर उसने नीचे टिका दिया था। स्वागत में कुछ भी कहने का उसे भान ही नहीं था। बैरन खोया खोया सा था। उसने अभिवादन में एक शब्द भी नहीं कहा। बैग उठाकर चुपचाप बेडरूम में ले गई, वह भी खामोशी से उसके पीछे हो लिया। सामान रखकर जब तक बाहर नहीं निकल गई, वह खिड़की के पास खड़ा बाहर देखता रहा। उसके जाते ही सिटकनी लगा दी। इतने दिनों बाद मिलने पर उन दोनों के बीच बस इतना ही संपर्क हुआ। क्रेसेंज इंतजार करती रही। बैरन भी इसी इंतजार में था कि उसे देखते ही जो भय उस पर हावी हो जाता है वह उससे उबर आएगा। पर हालात में कोई सुधार नहीं आया। देखना तो दूर, दरवाजे के बाहर उसकी आहट भर से उसका जी घबराने लगता। वह जो नाश्ता बनाती उसका एक दाना भी वह नहीं खा पाता। सुबह होते ही वह रोज तैयार होकर घर से खिसक लेता और देर रात को ही लौटता ताकि उसके साए से भी दूर रह सके। कभी कभार उसे कुछ हिदायतें देना जरूरी होता तो उसकी ओर देखे बगैर दे देता। दूसरी ओर क्रेसेंज भी रसोई में तिपाई पर चुपचाप बैठकर अपने दिन गुजार रही थी। वह अपने लिए खाना भी नहीं बनाती थी। उसकी भूख मर चुकी थी। किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती। सहमी सी हर वक्त मालिक की पुकार का इंतजार करती रहती, कूड़े की मार खाए कुत्ते की तरह जो जानता था कि उसने गलती की है। दरअसल वह इतनी मूर्ख थी कि उसे अपनी गलती की गंभीरता का अंदाजा ही नहीं था। वह तो बस इतना जानती थी कि उसके मालिक, उसके स्वामी ने मुंह फेर लिया है और उसकी नाराजगी उसके लिए बेहद असह्य थी। बैरन के लौटने के 3 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी। पायदान पर हाथ में बैग उठाए, बगैर दाढ़ी वाला एक बूढ़ा शांत मुद्रा में खड़ा था। क्रेसेंज ने उसे चले जाने का इशारा किया, मगर आगंतुक ने समझाया कि वह नौकर है और खुद बैरन ने सुबह 10 बजे आकर मिलने को कहा था। अच्छा होगा कि क्रेसेंज उन्हें उसके आने की खबर कर दे। वह बर्फ की तरह सफ़ेद पड़ गई। हाथ और उंगलियां जस की तस उठी और खुली रह गईं, फिर एक घायल पक्षी की तरह हाथ नीचे आ गिरा। जाकर खुद ही बता दो, फटकारते हुए उसने अवाक खड़े नौकर से कहा और पैर पटकते हुए रसोई में चली गई, फिर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। नौकर को काम पर रख लिया गया था। उसके बाद से रूडोल्फ को क्रेसेंज से कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसे कुछ कहना भी होता तो इस शांत नौकर के जरिए कहलवा देता था, जो उम्रदराज तो था ही, कई बड़े नामी परिवारों में काम कर चुका था। रसोई के बाहर घर में क्या चल रहा है इसकी क्रेसेंज को अब कोई खबर नहीं लगती। बाहर का जीवन उसके सिर के ऊपर उसी तरह चलता रहता जैसे पत्थर के ऊपर बहता पानी। तकरीबन एक पखवाड़े तक यही दुखद स्थिति बनी रही। इसका क्रेसेंज पर क्षय का सा असर हुआ। चेहरा उतर गया, कनपटी के सारे बाल सफ़ेद पड़ गए। पहले उसकी चाल काट सी थी जो अब पाषाण हो गई। बुद्ध बनी निश्चल बैठी वह खिड़की के बाहर शून्य में ताकती रहती। जब उसे कोई काम करना पड़ता तो गुस्से और भावावेग से ही करती। नौकर को काम पर लगे अभी एक पखवाड़ा ही गुजरा था कि एक सुबह बिन बुलाए मालिक के अध्ययन कक्ष में आकर कोने में चुपचाप खड़ा हो गया, जिससे साफ जाहिर था कि वह कुछ कहना चाहता है। एक मर्तबा पहले भी वह उसे तिरोली मिलेयर की बदसलूकी की शिकायत कर चुका था और उसे नौकरी से निकालने की सलाह भी दी थी। हालांकि मालिक ने क्रेसेंज के प्रति हमदर्दी जताते हुए उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। नौकर की ज्यादा जोर डालने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इस मर्तबा उसने पुरजोर ढंग से अपनी शिकायत रखी। जब रूडोल्फ ने फिर कहा कि क्रेसेंज एक लंबे अरसे से काम कर रही है और उसे बेदखल करने की कोई वाजिब वजह उसे दिखाई नहीं देती, तो भी नौकर उसके इस जवाब को चुपचाप मान लेने की बजाय परेशान सा बैरन को ताकता रहा और अपने अनुरोध को दोहराते हुए बड़े संकोच और शर्म से उसने बताया, आपको शायद मेरी बात मूर्खतापूर्ण जान पड़े, पर सच यह है कि मुझे उस औरत से डर लगता है। वह छल और दुर्भावना से भरी है। आपको वाकई अंदाजा नहीं कि आपने किस कदर खतरनाक इंसान को अपने घर में पनाह दे रखी है। तर्जुबे के बावजूद लेडशील भयभीत हो उठा, पर बताई गई बात स्पष्ट थी। एंटन, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो खुलकर साफ साफ बताओ। मालिक, मैं यकीन से तो कुछ भी नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि क्रेसेंज किसी वहशी जानवर की तरह है। एक ऐसा जानवर जो पूरी तरह पालतू नहीं हुआ है। किसी भी वक्त वह मेरे या आपके साथ दगा कर सकती है। कल जब मैं उसे आपका हुक्म सुना रहा था तो वह मुझे देखने लगी। वह देखना महज देखना नहीं था, लगा जैसे मुझ पर टामार अपने दांत गड़ा देगी। मालिक, मुझे वाकई उसके हाथ का पका खाना खाने में भी डर लगता है। किसी दिन आपको या मुझे जहर भी खिला सकती है। आप वाकई नहीं जानते वह कितनी खतरनाक है। दरअसल वह कहती तो कुछ भी नहीं है, पर मुझे यकीन है कि वह किसी का भी खून तक कर सकती है। रूडोल्फ उस शिकायतकर्ता को चौकन्ना होकर देखने लगा। क्या उसे कहीं से कुछ भनक लग गई है, या कहीं उसके मन में संदेह तो नहीं घर कर गया है?
या कहीं उसके मन में संदेह तो नहीं घर कर गया है। रूडोल्फ को अपनी उंगलियां कांपती सी लगी। उसने सिगार एशट्रे में टिका दी, वरना उसकी घबराहट जाहिर हो जाती। पर एंटन का चेहरा निरावेग था, उस पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे लगे कि वह कुछ छिपा रहा हो। नौकर की सलाह उसकी खुद की इच्छा से मेल खाती थी। वह खुद भी क्रेसेंट से छुटकारा पाना चाहता था। मैं हड़बड़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। शायद तुम ठीक कहते हो, पर कुछ दिन ठहर जाओ। यदि दोबारा वह कभी सख्ती से पेश आए तो मुझसे पूछे बगैर तुम उसे नोटिस दे सकते हो, अलबत्ता उससे यही कहना कि ऐसा तुम मेरे हुक्म से कर रहे हो। बैरन ने राहत महसूस की और बाहर आ गया। हालांकि कोई भी बात जो उसे इस रहस्यमय प्राणी की याद दिलाती, उससे उसका दिन बिगड़ जाता था। उसने सोचा जिस दिन वह घर पर न हो उस दिन क्रेसेंट को निकालना ठीक रहेगा। क्रिसमस का दिन सबसे उचित रहेगा, क्योंकि यह दिन वह मित्रों के संग गुजारने वाला है। अगले दिन सवेरे नाश्ते के तुरंत बाद वह अध्ययन कक्ष में अभी बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यूं ही उसने अखबार से नजर उठाकर कहा, आ जाओ। तभी भारी लड़खड़ाते कदमों से वह भीतर आई। ये वही ती थी जिससे वह नफरत करने लगा था और जो सपनों में भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके बदले रूप को देखकर वह अवाक रह गया। बदसूरत तो वह थी ही, पर अब उसका मरियल सा चौड़ा चेहरा ऐसे दिख रहा था जैसे काली पोशाक के ऊपर महज खोपड़ी हो। बैरन की नफरत करुणा में बदल गई जब उसने देखा कि किस तरह वह दीनहीन स्त्री कालीन के छोर पर ठिठक कर रुक गई। उसमें आगे आने का साहस ही नहीं था। अपने भावों को छिपाने के लिहाज से उसने भरसक बेरुखी से कहा, क्या बात है क्रेसेंट। फिर भी सहजता के बजाय उसके स्वर में घृणा और गुस्सा ही झलक रहा था। क्रेसेंट हिली नहीं, पर उदासी से कालीन को ही ताकती रही। लंबी खामोशी के बाद बड़ी मुश्किल से उसके भीतर से कुछ शब्द निकले। एंटन कहता है कि मालिक ने तुम्हें निकालने का नोटिस दिया है। रूडोल्फ लेडशीम को वाकई दुख हुआ। वह खड़ा हो गया। उसने कभी नहीं चाहा था कि सब कुछ इतनी तेजी से घट जाए। रुक कर उसने क्रेसेंट को समझाया कि एंटन ने जल्दबाजी की है। सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है यदि वह नौकर के साथ अच्छा सलूक करे। नौकरों को तो मिलजुल कर रहना चाहिए। क्रेसेंट अब भी बुत बनी खड़ी रही, मानो उसने कुछ सुना न हो। निगाहें अब भी कालीन में ही धंसी थीं। कंधे अड़ियलपन से उठे हुए और सिर मायूसी से झुका ही रहा। वह बस एक लफ्ज़ सुनना चाहती थी जो नहीं आया। आखिरकार बैरन को वाकई ये हास्यास्पद लगा कि एक नौकर के सामने वह क्यों इस तरह सफाई दे रहा है, इसलिए उसने समझाना बंद कर दिया। फिर भी क्रेसेंट बिना कोई जवाब दिए बागी किस्म का मौन धारण किए खड़ी रही। 2-3 मिनट तक अजीब खामोशी के बाद वह बोली, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या मालिक ने खुद एंटन को मुझे नोटिस देने के लिए कहा है। उसने आवेश व उदासी से भरे ये शब्द बैरन से कहे। क्या उसमें कोई धमकी छिपी थी या फिर चुनौती? पर यह सुनते ही बैरन का संकोच और सहानुभूति पल भर में काफूर हो गई। पिछले हफ्तों और महीनों से इस स्त्री के लिए जो नफरत उसके भीतर जज्ब थी, उसका बांध टूट गया और वह फट पड़ी। वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहता था। एकाएक उसका स्वर बदल गया और उसने कड़ा और व्यवहारिक रुख इख्तियार कर लिया। हाँ क्रेसेंट, ये सच है। परेशानी से बचने के लिए मैंने घर की जिम्मेदारी एंटन को सौंप दी है। उसने यदि तुम्हें नोटिस दिया है तो तुम्हें चले जाना चाहिए। हाँ, अगर तुम उसके साथ तमीज से पेश आओ तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। फिर मैं उसे तुम्हारी पिछली सारी बदसलूकी को नज़रअंदाज करने के लिए कहूँगा। वरना तुम्हें जाना होगा और जितनी जल्दी जाओ उतना अच्छा रहेगा। यदि वह उसे धमकाना चाहती थी तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इस किस्म की बदतमीजी वह क्यों कर बर्दाश्त करें? पर जब क्रेसेंट ने कालीन से आंखें ऊपर उठाईं तो उनमें धमकाने का कोई भाव नहीं था, बल्कि शिकार हुए जानवर की कातरता झलक रही थी जो बचने की उम्मीद में झाड़ी में पनाह लेना चाह रहा हो और वहीं से शिकारी कुत्तों का दल टूट पड़े। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद, उसने रुंधे गले से कहा। मैं इसी वक्त यहाँ से चली जाती हूँ। मैं आपके लिए मुसीबत नहीं बनूंगी। धीरे से मुड़कर लड़खड़ाते हुए वह बाहर चली गई। उस शाम ओपेरा से लौटने के बाद बैरन दोपहर में आई डाक देखने के लिए अध्ययन कक्ष में गया। तभी मेज पर रखी एक अनजानी चीज पर उसकी नजर पड़ी। देहाती कारीगरी में बेत से बना एक आयताकार बक्सा वहां रखा हुआ था। उस पर ताला नहीं था। बक्से में बड़ी बारीकी से चीजें सहेजकर रखी थीं। ये छोटी मोटी चीजें थीं जो क्रेसेंट को उसने दी थी। चंद पोस्टकार्ड जो शिकार पर बाहर जाने पर उसने भेजे थे, थिएटर की 2 टिकटें, चांदी की अंगूठी,
इन्हीं के साथ नोटों की एक डी जो जिंदगी भर की कमाई थी रखी थी और 20 बरस पहले तिरौल में ली हुई एक तस्वीर जिसमें उसकी आंखें रोशनी में चुंदिया गई थी और उनमें ठीक वैसी ही वेदना और कातरता झलक रही थी जैसी उस वक्त दिखाई दी थी जब बैरन ने उसकी बर्खास्तगी की पुष्टि की थी। बेहद व्याकुल हो बैरन ने घंटी बजाकर अंटन को बुलाया और जानना चाहा कि क्रेसेंज का सामान उसकी मेज पर क्यों कर रहा है। नौकर फौरन अपनी दुश्मन को बुलाने चल पड़ा, लेकिन क्रेसेंज का कहीं अता पता नहीं था। रसोई घर, सोने के कमरे और पूरे मकान में वह कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन तक उसकी कोई खबर पता नहीं चली जब तक उन्होंने अखबार में छपी एक खबर नहीं पढ़ ली। अखबार में खबर थी कि तकरीबन 40 बरस की एक स्त्री ने डेन्यूब नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। ये पढ़कर मालिक और नौकर को पता चला कि लेपोरला का क्या हुआ।